हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल कहता है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, चौथा है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो आइए अब इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए, पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। इस समझौते में यानी पूना पैक्ट या पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की आरक्षण 18% कर दी गई। इस तरह B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता संपन्न हुआ। तो क्लियर है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल कहता है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और डी में है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए के 4 हो रहा है और बी के 3 हो रहा है। और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एल्गो इंडियन, पारसी और अछूत दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का गांधी जी क्या किए थे? विरोध किए थे, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का संविदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। मतभेद के कारण इसमें है ना, नहीं लिया गया। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के संविदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई।
इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्ताव संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में इसे पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। तो दोस्तों क्लियर है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका सही आंसर 1861 भारतीय अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आइए इसे विस्तृत रूप में जानकारी लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया। ये 1861 का अधिनियम। दूसरा यह विशेषता इसका है कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। और इसी 1861 के तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है अगस्त घोषणा, बी में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अगस्त घोषणा को लॉर्ड माउंटेस्क्यू ने लाया था, यानी कि 1-2 इसका 1-2 हो जाएगा, ठीक है, 1-1 के 2 हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने लाया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया था। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब इसे विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखिए माउंटेग्यू घोषणा जो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी, 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। माउंटेग्यू घोषणा, लॉर्ड माउंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलस्वरूप ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। तीसरा, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था। 14 अगस्त 1946 ईस्वी को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहते हैं। कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहते हैं। ये किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हो रहा था, यानी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हो रहा था संपन्न। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था और पारित हुआ था, ठीक है। अब इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था।
इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक आश्रितत्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और लागू 1774 ईस्वी में कर दिया गया था। तो दोस्तों क्लियर है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? किस एक्ट के तहत? तो 1786 एक्ट के तहत इसे समिति निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था गवर्नर जनरल को। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए 1786 ईस्वी और 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम है ना, 1786 ईस्वी का अधिनियम जो पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। 1786 का जो अधिनियम पारित हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, यानी गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया 1786 के कोची चार्टर एक्ट के तहत। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो इसका सही आंसर 1876 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1876 हो जाएगा। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 22 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर इनको बैठाया गया। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1876-77 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचार के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर बैठी थी। भारत का शासन प्रबंधन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया था। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई थी, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए थे, इसी कारण से ये प्रसिद्ध हो गए। उनके निजी और उदार विचारों के कारण ही ये लोगों में फेमस हो गए, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, तो क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों देने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर सिर्फ एक ही हो जाएगा कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, और बाकी जितने भी आश्वासन दिए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया था। तो इसका सही आंसर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो रानी विक्टोरिया ने दिनांक 1 नवंबर 1858 ईस्वी की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि रहेगा, यानी जिसका अर्थ था कि वो क्या है? राजा का प्रतिनिधि है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है,
अगला सवाल कहता है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो देखिए मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना, पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना, इसका मुख्य कारण था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इससे विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और वायसराय के रूप में थे। भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो दोनों भारत के वायसराय के रूप में थे। इन्हीं दोनों के नाम से इन्हें मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आया था, जिससे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो मार्ले और मिंटो थे, है ना। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। चुनाव प्रणाली को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किया गया था मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम के द्वारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यानी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना हो जाएगा। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य या विशेषता। तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषता निम्नलिखित है। पहला था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा है केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करना। चौथा है लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। पांचवा है पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया। छठा है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ये सारा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषता है। तो क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो देखिए 3 मंत्रियों में गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये था, एबी अलेक्जेंडर ये भी था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था ये भी था, है ना। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1946 ईस्वी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित किया जाए, उपयोगों एवं संभावनाओं को तलाशना इसका मुख्य उद्देश्य था। जिसका ये 3 क्या थे, ये 3 इसका सदस्य था, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड
क्रिप्स। तो क्लियर है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखिए इसका सही आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शासन चलता था और चलाया गया। इसका सही आंसर 1935 भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो देखिए जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य कहा जाता था, औपनिवेशिक राज्य कहते थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक अधिराज्य रहा, यानी औपनिवेशिक राज्य रहा। ठीक है, इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता था। जब तक हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू नहीं हुआ, अपना कानून नहीं बना, उससे पहले 1935 के अधिनियम के अनुसार हमारा देश चलता था। तो क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत ही हमारे हाथों में सत्ता आई थी। ठीक है, भारत विभाजन हुआ और भारत को हमारे सत्ता को हस्तांतरित किया गया था। आइए जानकारी लेते हैं। तो देखिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। योजना भारत के जनसाधारण लोगों में माउंटबेटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। विस्तार पूर्वक है ना या व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिख द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर साइमन कमीशन है ना भारत विभाजन के कारण नहीं था। इसका ये मिलान जो है गलत है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। आइए विस्तार पूर्वक साइमन कमीशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि श्वेत कमीशन इसे कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, यानी पूरी इस कमीशन के सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र से विरोध किया गया। इसी बीच हमारे लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई पुलिस की लाठी से। तो क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम उस समय के हमारे कानून का एक दस्तावेज था, उसी के आधार पर हमारा देश चलता था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। पहले प्रांतों में मतलब कि द्वैध शासन था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम के तहत ये फिर केंद्र में भी कर दिया गया। शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया।
था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था। ठीक है, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। इसी कारण से 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में है ना अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अपशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। और भारत सरकार अधिनियम के तहत ही हमारा देश चल रहा था। क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में स्थापित किया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। क्लियर है? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया था। यानी जो प्रांत में जो द्वैध शासन था हमारे देश में वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 जब लागू किया गया तो उसे केंद्र में भी द्वैध शासन लागू कर दिया गया, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया, है ना। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया। तो क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, संघीय प्रणाली का पहला प्रसार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। आइए विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के द्वारा 1935 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच, है ना, दोनों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, अभी मैंने बताया। और इसमें भारत सरकार 1935 के तहत ही, है ना, अपशिष्ट शक्तियां किसके हाथों में चला गया? तो गवर्नर जनरल के द्वारा प्रदान किया गया था। क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत का सचिव का जो पद था वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो 1858 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव के पद को नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए जानकारी लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी के, है ना, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान, है ना, प्रावधान किया गया। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 1858 ईस्वी में ही हमारा भारत स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? पहली बार विधायिका में कुछ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी के तहत विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत इसका मंजूरी प्रदान किया गया था। आइए व्याख्या इसको देख लेते हैं। तो देखिए, 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा, इस एक्ट के तहत लाया गया था। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा, है ना। जब नियुक्ति का प्रावधान किया गया तो नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा थे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।